पिछले वीडियो में हम विलयन के अणु संख्या गुणधर्म के बारे में आपको लास्ट में बताए थे कि विलयन का एक ऐसा गुण होता है जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि विलेय की प्रकृति पर। तो उसे हम अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं, जो 4 प्रकार से आपको बताई थी। पहला आपको बताया गया था वाष्प दाब, दूसरा हिमांक में अनमन, क्वथनांक में उन्नयन और परासरण दाब। तो ये 4 अणु संख्या गुणधर्म आपको बताए गए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में विलयनों के कुछ ऐसे क्रियाकलाप मौजूद हैं, कुछ ऐसे क्रियाविधि होती है या कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म पर निर्भर करती है, या फिर विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म को क्या करता है, फॉलो करता है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि इंजेक्शन लगाने पर क्या होना, दर्द का होना, है ना, या रक्त अणुओं का, या फिर क्या होना, सामान्यतः जो अंगूर होते हैं उनको जल में रखने पर उनका सिकुड़ जाना, या फिर किशमिश को जल में रखने पर उसको फूल जाना, या रक्त अणुओं को जब हम क्या करते हैं शर्करा विलयन में डालते हैं तो उसका सिकुड़ जाना। रेडिएटर, हम सभी जानते हैं कि जो पानी होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदल जाता है, लेकिन रेडिएटर, मोटर कार के रेडिएटर में जो जल रखा होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर भी क्या होता है, बर्फ में नहीं बदलता। तो ये और आप लोग यह भी जानते होंगे कि जो जल होता है वो भूमि के नीचे होता है, लेकिन फिर भी वो ऊंचे ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों में क्या होती है, नीचे से ऊपर पहुंच जाती है। तो थोड़ा सोचिए कि ये सारी क्रियाएं कैसे होती होंगी। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं जो है विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म के आधार पर ही होती है। चलिए देख लेते हैं कैसे होती है। तो उसके पहले आप लोग को बताया जाता है, जैसे कि हमने देखा कि जो विलयन होता है ना, यदि वो द्विअंगी विलयन है तो उसके 2 भाग होते हैं, एक विलेय और विलायक। अर्थात विलेय को जब विलायक में घोला जाता है तो विलयन का निर्माण होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। आप देखो, होता ये है कि उसमें जो विलायक होता है, ठीक है, जब विलयन होता है चाहे वो द्विअंगी हो, त्रिअंगी, 4 अंगी, जितने भी अंगी भाग हो उसके, लेकिन जो विलायक होता है वो हमेशा क्या होता है, वाष्पशील होता है ना। अर्थात विलायक में वाष्प में बदल जाने की क्या होती है, क्षमता होती है। इसलिए ऐसे विलायक जिसमें क्या हो जाते हैं, वाष्पन की क्रिया हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पशील विलायक बोलते हैं। तो किसी भी विलयन में विलायक हमेशा वाष्पशील होता है, ठीक है। और रही बात विलेय की, तो वो वाष्पशील हो भी सकता है और वाष्पशील नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि वह वाष्पशील विलेय भी हो सकता है और अवाष्पशील विलेय भी हो सकता है। क्लियर सबको? तो चलिए आज हम इन्हीं गुणों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको मैं पहला गुण बताई थी, वाष्प दाब। ठीक है, तो हम विलयन का पहला अणु संख्या गुणधर्म पढ़ रहे हैं, वाष्प दाब। वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, ये कहलाता है हमारा वाष्प दाब। ठीक है, वेपर प्रेशर। अब देखिए, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, उसके बाद वाष्प दाब क्या है मैं आपको बताऊंगी। क्लियर? चलिए देखिए, जब तापमान समान हो, ठीक है, तापमान में कोई परिवर्तन ना हो, तापमान को स्थिर रखना है, T बराबर क्या रखना, मतलब T बराबर, देखो यहाँ पर डेल टी बराबर क्या रखना है हमको, 0। मतलब डेल टी मतलब ताप में परिवर्तन है ना, तो डेल टी मतलब हमको 0 रखना है, मतलब ताप में परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, शून्य भी परिवर्तन नहीं करना है। चलिए तो आगे हम देखिए, आपने जनरली अपने घरों में देखा होगा कि जैसे आपके घर में क्या होते हैं, जो पीने के पानी रखने के बर्तन होते हैं, उसको आप गौर करिएगा। यदि आपने इतने दिन तक नोटिस नहीं किया है तो आप से नोटिस करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, ये जो हमारी आज वाष्प दाब की प्रोसेस है ना, वही से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है तो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जनरली होता क्या है कि जब हम रात को भोजन करते हैं तो उस बर्तन में रखा हुआ पानी की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, और उस जो क्या होता है, पानी का जो क्या होता है, मटका होता है, उसमें आधी पानी भरी होती है ना। जैसे कि आपको मैं बताती हूँ, देखिए, इस प्रकार से मान लीजिए ये पानी का मटका है हमारे घर में, है ना, इसमें से हमने आधा पानी यूज करा, उसके बाद इसमें क्या है, मटके में इस प्रकार से पानी की मात्रा आधी हो गई। ठीक है, मतलब मटके के आधे हिस्से में पानी भरा हुआ है और इसका जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, आधा ऊपरी हिस्सा क्या है, खाली है। तो होता क्या है,
हम हमेशा पीने के पानी को ढक के रखते हैं, है ना। तो होता क्या है, हम इसको क्या कर देते हैं, एक प्लेट से ढक देते हैं। मतलब जनरली पानी रखने के बर्तनों का मटका का एक हमारे घर में स्पेशली क्या होता है, ढक्कन होता है। तो जब हम उसको क्या करते हैं, उस ढक्कन से ढक देते हैं। तो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे, ठीक है, या फिर जब सुबह उठेंगे ना तब देखेंगे तो क्या होता है, ढक्कन को आप ऐसे खोल के पलटेंगे तो आपको ढक्कन की तल पर, है ना, जो मटके के मतलब जो भाग मटके के अंदर था, है ना, तो प्लेट के निचले तल पर क्या होता है, पानी की छोटी छोटी बूंदे उस पर टिकी रहती है। तो उसमें बारिश तो हुई नहीं रहती, तो फिर उस प्लेट पर बूंदे कहाँ से आती, क्या है, बारिश। हमने हमेशा देखा कि बारिश जब होती है तो ऊपर की ओर से पानी गिरती है ना, ऊपर की ओर से पानी गिरती है तो भूमि पर पानी की बूंदें जो है पड़ी रहती है। तो क्या मटके में भी नीचे से बारिश हुई रहती है जो प्लेट पे गिर, है ना। सोचो, प्लेट हमने क्या मटके को उल्टा पलटा के रखा था कि मटके के ऊपर का पानी नहीं गिर रहा है और वो बादल के रूप में जमा है और वहां से फिर छोटे छोटे पानी के बूंदे गिर रहे हैं और जो प्लेट के निचले सतह पर बूंदे के रूप में रहते हैं, है ना। तो क्या ऐसा होता है, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये आप अपने घर में कर सकते हो। आप आज ही सोना और कल जब उठना तो ढक्कन को खोल के देखना, आपको उसके ऊपर में क्या होंगे, छोटे छोटे पानी की बूंदे दिखाई देंगे। तो सोचिए जरा कि वो बूंदे कहाँ से आई उसमें, ठीक है। आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि वो बूंदे उसमें कहाँ से आई होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद वही जो बूंदे होती है वो क्या हो जाती है, फिर जाके द्रव में मिक्स हो जाती है ना। तो चलिए देखते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे क्रिया होती है, ठीक है। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों होता है, समझ में आया। चलिए देख लेते हैं। तो इस प्रकार से देखो, इसको हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया, मतलब इसमें हमने क्या लगा दिया, ढक्कन लगा दिया, है ना। ढक्कन से जब हम इसको क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, तो होता क्या है कि यहाँ पे जो द्रव रहते हैं, है ना, द्रव, ठीक है, यहाँ पे जो विलयन जो रहता है, ठीक है, जो द्रव फॉर्म में रहता है, मतलब द्रवी विलयन रहता है, उसका कुछ हिस्सा, ठीक है, द्रवी विलयन का कुछ हिस्सा वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। द्रवी जैसे हम जनरली क्या करते हैं, मान लीजिए आपने आंगन में एक प्लेट रखा और उस प्लेट में आपने 1 गिलास पानी डाल दिया, ठीक है। तो प्लेट का जो क्या है आकार होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, तो पानी जो है आसानी से वाष्पित होके गायब हो जाती है ना। आप कड़ी धूप में क्या कर दोगे, आप प्लेट में पानी रख दोगे तो आपको कुछ समय बाद उस प्लेट में पानी, यदि पानी की मात्रा थोड़ी सी कम है तो नहीं दिखाई देगा। जैसे हम कच्चे कपड़े सुखाते हैं, गीले कपड़े सुखाते हैं तो आसानी से सूख जाता है। उसका रीजन होता है कि उसमें जो नमी होती है वो वाष्प बन के उड़ जाता है। आ रही ना समझ में, मतलब वाष्प बन के क्या हो जाता है, पृथ्वी सतह से ऊपर चला जाता है, गमन कर जाता है ना। ठीक वैसे यहाँ भी होती है कि देखिए, जब हम पात्र में इस प्रकार से आधा पानी भर के रखते हैं तो ये जो विलयन का या फिर जो भी हमने द्रव रखा, उस द्रव का कुछ हिस्सा क्या हो जाता है, वाष्पित होने लगता है, ठीक है। द्रव का कुछ भाग वाष्पित होने लगता है और वो वाष्प क्या होता है, वाष्प हमेशा भूमि की निचली सतह से ऊपर की ओर गमन करता है गैसों की अणुगति के सिद्धांत के अनुसार। तो ठीक वैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे द्रव के कुछ भाग का वाष्पन होता है, ठीक है, वाष्प बनेंगे, मतलब वेपर है ना, गैस अणु, ठीक है, गैस को हमको वाष्प बोलते हैं ना। तो जब क्या होते हैं, वाष्प बनते हैं, वेपर बनते हैं, तो वो क्या होता है, जनरली द्रव की सतह को छोड़ के ऊपर जाता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो पात्र होता है वो कवर्ड रहता है, ढक्कन से बंद रहता है, तो क्या वाष्प अणु बाहर निकल पाएंगे, नहीं निकल पाते। लेकिन होता क्या है, जब वो बाहर नहीं निकल पाते तो यही द्रव के पृष्ठ के ऊपर उपस्थित रहते हैं। देखिए, ये द्रव से बना हुआ वाष्प है ना। तो जब वो बाहर ढक्कन लगे होने के कारण वो बाहर नहीं निकल पाते और द्रव के ऊपर जितना भी खाली हिस्सा होता है वहां पे वो क्या होता है, मौजूद रहता है। क्लियर हुआ ना। अब देखिए, जैसे जैसे यहाँ वाष्पन की क्रिया, मतलब वाष्प बनने की क्रिया, तो द्रव के कुछ भाग का वाष्पन हुआ तो वाष्प बने और वो बाहर ढक्कन लगने के कारण बाहर नहीं निकल पाए और द्रव के पृष्ठ के ऊपर में क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। क्लियर हो गया। अब जैसे जैसे वाष्पन की क्रिया बढ़ती जाती है, यहाँ पे वाष्प अणुओं की संख्या भी बढ़ेगी,
ठीक है, वाष्पन की क्रिया बढ़ रही तो वाष्प बनने ज्यादा बनेंगे, है ना, तो वहां पे वाष्पन अणुओं की संख्या भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब वाष्पन अणुओं की संख्या बढ़ रही है तो गैसों के अणु गति के सिद्धांत के अनुसार आप लोग पढ़े हो कि जो गैस अणु होते हैं वो हमेशा अनियमित रूप से या फिर यादृच्छिक गति करते हैं। अनियमित मतलब जिधर पाते उधर क्या करते हैं, वो गति करते रहते हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल स्वतंत्र फ्री होते हैं, है ना। तो जैसे ही वाष्पन की क्रिया बढ़ती है गैस अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है और अणु गति सिद्धांत के अनुसार गैस अणु अनियमित दिशा में क्या करते हैं, अनियमित रूप से, ठीक है, गति करने लगते हैं। और जैसे जैसे गति करते हैं तो आप ये भी जानते हो कि गैस अणु जो होते हैं वो अनियमित रूप से गति करते हैं और पात्र की दीवार से टकराकर दाब उत्पन्न करते हैं। ऐसा आपने 11th क्लास में गैसों के अणुगति सिद्धांत में पढ़ा है, ठीक है। तो ठीक वैसे जब वाष्पन की क्रिया बढ़ती है तो गैस अणुओं की संख्या बढ़ने लगती है और गैस अणुओं की संख्या बढ़ने के कारण ही गैसों के अणुगति के सिद्धांत के अनुसार अनियमित रूप से गति करते हैं और अनियमित रूप से गति करके, ठीक है, ये पात्र की दीवार से नहीं टकराते बल्कि इसी द्रव के पृष्ठ से टकराते हैं, ठीक है। देखो ये द्रव का पृष्ठ है, पृष्ठ मतलब सतह, है ना, तो ये पात्र से न टकराकर क्या करते हैं, इसी द्रव के पृष्ठ से टकराते हैं। समझ में आया। और पृष्ठ से टकराते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे हम एक पानी में क्या करते हैं, पत्थर को मतलब पानी की पृष्ठ सतह पर पत्थर को मारकर पानी पे टकराएंगे तो पानी क्या होता है, मतलब वो पानी के अंदर चला जाता है, होता है ना। ठीक वैसे ही क्या होती है कि यहाँ पर जब ये अनियमित रूप से गति करते हैं और इस द्रव के पृष्ठ से टकराते हैं तो टकराकर ये पानी में क्या हो जाते हैं, फिर से बदल जाते हैं। समझ में आया, पानी में फिर से बदल जाते हैं। तो इस प्रकार गैस अणु क्या हो गया, पानी में बदल गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं संघनन, ठीक है। इसको बोलते हैं कि गैस अणु क्या हो गया, संघनित हो गया, मतलब टकराता है और पानी में फिर चला जाता है, मतलब वो संघनित हो जाता है ना, उसको संघनन या फिर कंडेंसेशन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि गैस का कुछ भाग वाष्पित होगा, वाष्पित अणु टकराएंगे और टकराकर फिर से वो द्रव में बदल जाएंगे। तो इस प्रकार द्रव से वाष्प बनने की क्रिया और वाष्प से द्रव बनने की क्रिया एक साथ जो है चलती है और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट क्रिया होते हैं, तो इसलिए विपरीत दिशा में क्या होती है, संपन्न होती है। आया समझ में। तो द्रव का कुछ भाग जब वाष्पित होता है तो अनियमित रूप से गति करते हैं और गति करके द्रव के पृष्ठ से टकराते हैं और द्रव में बदल जाते हैं और इस प्रकार इस क्रिया को संघनन कहते हैं। तो वाष्पन और संघनन की क्रिया एक दूसरे के विपरीत होती है और एक साथ चलती है, ठीक है। देखो होता क्या है, यहाँ पे द्रव अणु, ठीक है, द्रव अणु में वाष्पन होगा तो ये क्या हो जाएंगे, वाष्प में बदल जाते हैं। और जब वाष्प में संघनन होता है, ठीक है, वाष्प में संघनन होता है तो ये फिर से क्या हो जाते हैं, वाष्प में संघनन होता है तो फिर से द्रव अणु में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होती है, ये दोनों क्रिया एक दूसरे के अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में होती है ना। और ऐसे अभिक्रिया जो दोनों दिशा में होती है, देखो दोनों दिशा में हो रहा है ना, ठीक है। पहले द्रव अणु से वाष्प बनेगा, वाष्प से फिर द्रव अणु बनेगा, तो दोनों दिशा में हो रही। और ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशा में होती है उसको हम उत्क्रमणी अभिक्रिया कहते हैं। तो यह एक प्रकार से क्या हो गई, उत्क्रमणी अभिक्रिया हो गई। और आप यह भी जानते हो कि उत्क्रमणी अभिक्रिया में कौन सी अवस्था लागू होती है, साम्य अवस्था लागू होती है। तो एक स्थिति ऐसे आती है कि वाष्पन की क्रिया और ठीक है, एक स्थिति ऐसे आती है कि द्रव अणु और वाष्प के मध्य क्या हो जाता है, साम्य अवस्था स्थापित हो जाता है, ठीक है। द्रव अणु और वाष्प के मध्य साम्य अवस्था स्थापित हो जाता है और जब साम्य अवस्था स्थापित हो जाता है तो द्रव अणु से वाष्प बनने की क्रिया और वाष्प से फिर द्रव अणु बनने की क्रिया क्या हो जाती है, कुछ समय के लिए साम्य अवस्था मतलब वो रुक जाती है। क्लियर हुई ना सबको। तो जब साम्य अवस्था उत्पन्न होता है तो द्रव अणु से वाष्प बनने की क्रिया और वाष्प से द्रव अणु बनने की क्रिया रुक जाती है। तो उस कंडीशन में होता है क्या, अब देखो अभिक्रिया तो रुक गए लेकिन गैस अणु तो चुपचाप रहने वाले होते नहीं है ना। तो वो क्या करते हैं, इस द्रव के पृष्ठ पर दाब लगाते हैं, ठीक है। द्रव के पृष्ठ पर क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। तो इन वाष्प अणुओं द्वारा, ठीक है, इन वाष्प द्वारा द्रव के पृष्ठ पर जो दाब लगाया जाता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है। जो स्थिर ताप पर, ठीक है, जो स्थिर ताप पर साम्य अवस्था में लगाया जाता है। क्लियर, समझ में आया। तो आप चलिए एक बार इसको मैं क्लियरली रिपीट कर देती हूँ। देखिए वाष्प दाब होता क्या है,
तो इस जब हम किसी क्या करते हैं, किसी पात्र को जिसमें आधा द्रव भरा हुआ है उसको एक ढक्कन से बंद कर देते हैं, तो द्रव के कुछ अणुओं का वाष्पन होने लगता है और वह इस द्रव के ऊपर उपस्थित खाली स्थान पर उपस्थित रहता है। जब वाष्पन की क्रिया बढ़ने लगती है तो इस गैस अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है, और वह गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार अनियमित रूप से गति करते हैं और गति करके द्रव के पृष्ठ सतह से टकराते हैं और द्रव में संघनित हो जाते हैं। और इस प्रकार वाष्पन और संघनन की क्रिया एक साथ चलते रहती है जो एक दूसरे के विपरीत होती है, और इस प्रकार जो क्रिया होती है वो दोनों दिशा में संपन्न होती है, अर्थात उत्क्रमणी होती है। इसलिए इसमें साम्य अवस्था लागू हो जाता है और साम्य अवस्था में क्या होती है, वाष्पन की क्रिया और संघनन की क्रिया रुकी होती है ना, साम्य में रहती है, नहीं होती। तो इस कारण क्या हो जाते हैं, जो वाष्प अणु होते हैं वो इस द्रव के पृष्ठ पर दाब लगाते हैं जिसे हम वाष्प दाब कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या बना, स्थिर ताप पर द्रव के साथ साम्य अवस्था में उपस्थित, ठीक है, स्थिर ताप पर द्रव के साथ साम्य अवस्था में उपस्थित वाष्प के अणुओं द्वारा, ठीक है, वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव के पृष्ठ पर जो आंशिक दाब लगाया जाता है उसे वाष्प दाब कहते हैं। क्लियर हो गया ना सबको? चलिए ठीक, आगे बढ़े। तो इस प्रकार से ये वाष्प दाब हमने देखा। अब देखते हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, कि वाष्प दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, लिख लेंगे। तो वाष्प दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं यहाँ पे हमको देखना है। चलिए देख लेते हैं। तो पहला कारक है विलायक की प्रकृति, ठीक है, पहला कारक क्या है, विलायक की प्रकृति। अब यहाँ विलायक के ऊपर डिपेंड करता है कि वाष्प दाब कब अधिक होगा और कब कम होगा। क्लियर? चलिए तो देखिए, विलायक हमने देखा कि विलायक हमेशा वाष्पशील होता है, उसका वाष्प बनना ही बनना है, ठीक है। और विलायक के जो अणु होते हैं उसमें क्या होता है, बंद होता है, ठीक है, विलायक के अणुओं में बंद होता है। हम जानते हैं कि ठोसों में प्रबल बंद होता है, द्रव में दुर्बल अंतराण्विक बल होता है ना, और गैसों में बल आकर्षण बल होता ही नहीं है। क्लियर? सबको पता है ना? तो ठीक वैसे ही विलायक की प्रकृति में हमको यही बताना रहता है कि वाष्प दाब अधिक होगा या कम होगा, यह विलायक अणुओं के मध्य पाए जाने वाले अंतराण्विक बल पर आधारित होता है या निर्भर करता है, ठीक है। अर्थात जो किसी भी विलयन का वाष्प दाब कम होगा अथवा अधिक होगा, वह विलायक अणुओं के मध्य या विलायक के अणुओं के मध्य पाए जाने वाले अंतराण्विक बल पर निर्भर करता है। यदि विलायक के अणुओं के मध्य दुर्बल अंतराण्विक बल है, यदि विलायक के अणुओं के मध्य दुर्बल अंतराण्विक बल है तो वाष्प दाब अधिक होगा, विलयन का वाष्प दाब अधिक होगा। और जब विलायक अणुओं के मध्य प्रबल अंतराण्विक बल होता है तो वाष्प दाब कम होता है। अब देखिए क्यों कम होगा, तो देखिए ये इस प्रकार से, देखिए विलायक, यहाँ पे विलायक है, ठीक है, जब विलायक अणुओं के मध्य में दुर्बल बंध होगा, है ना, दुर्बल बंध होगा तो वो आसानी से द्रव के पृष्ठ को छोड़ देता है, ठीक है, दुर्बल है तो आसानी से वो क्या करेगा, द्रव के पृष्ठ को छोड़ देगा और वाष्पित हो जाएगा, तो वाष्प दाब का मान बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन जब उनके मध्य, विलायक के अणुओं के मध्य में प्रबल अंतराण्विक बल होता है तो प्रबल अंतराण्विक प्रबल होने के कारण, ठीक है, द्रव के जो अणु होते हैं वो द्रव के पृष्ठ को आसानी से नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वो प्रबल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, है ना, तो आसानी से नहीं क्या होते हैं, गैस अणु मतलब वाष्प में नहीं बदल पाते, जिससे क्या हो जाता है, वाष्प अणुओं की संख्या में कमी होती है, फलस्वरूप वाष्प दाब भी कम हो जाता है, क्योंकि अणु कम है तो दाब भी कम लगेगा।
क्लियर। चलिए, तो एक कारक हमने देख लिया, इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, देखो इसका उदाहरण रहेगा जैसे कि डाई एथिल ईथर, ठीक है, डाई एथिल ईथर का वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब अधिक और एथिल एल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि डाई एथिल ईथर का वाष्प दाब अधिक क्यों होता है और एथिल मतलब डाई एथिल ईथर का वाष्प दाब एथिल एल्कोहल के वाष्प दाब से अधिक क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए इसका रीजन होता है, डाई एथिल ईथर का फार्मूला जो होता है वो C2H5, ठीक है, O C2H5, क्लियर, C2 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, C2H5, क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, ये होता है ना एथिल, दो कार्बन को एथिल बोलते हैं, तो एथिल, तो ये डाई एथिल ईथर है, और सब जानते हो कि ईथर का क्रियात्मक समूह क्या होता है, O होता है, क्लियर। और ये हो गया हमारा डाई एथिल ईथर का फार्मूला, ठीक है। और एथिल अल्कोहल का क्या होता है, C2H5OH, C2H5OH, क्लियर। इसको हम इस टाइप से शो कर सकते हैं, देखो, ठीक है। और यहाँ पे ये एथिल अल्कोहल है, देखो, और यहाँ पे ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, जो क्या होता है, प्रबल होता है, ठीक है। लेकिन जो ईथर के जो अणु रहते हैं ना, ईथर और अणु के ये जो मध्य में बल पाया जा रहा है ना, वो कैसा बल होता है, दुर्बल बल होता है, ठीक है। ये जो बल दिख रहा है ना, वो कैसा होता है, दुर्बल होता है, मतलब यहाँ पे जो ईथर अणु रहते हैं वो एक दूसरे से दुर्बलता से जुड़े होते हैं। दुर्बलता से जुड़े होने के कारण इसके जो अणु होते हैं वो आसानी से वाष्प में बदल जाते हैं, और इस प्रकार इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, ठीक है। लेकिन एथिल अल्कोहल में क्या होता है, प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, प्रबल हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण इसका आसानी से वाष्पन नहीं होता, ठीक है, जिसके कारण इसका जो वाष्प दाब होता है वो कम होता है, क्लियर। चलिए, तो एक हमने क्या पढ़ लिया, विलायक की प्रकृति, ठीक है, पहला कारक हमने पढ़ लिया विलायक की प्रकृति। दूसरा कारक हम देखेंगे यहाँ पर ताप, है ना, जब भी कारक आता है ताप हमेशा रहता है, ठीक है। तो देखिए ताप देखेंगे कि ताप बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ेगा कि घटेगा, क्लियर है ना सबको। चलिए देखते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से फिर से एक पात्र में क्या है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स है इस प्रकार से, क्लियर। अब जब हम इसको क्या करते हैं, ताप देते हैं, मतलब हीट करते हैं, है ना, हीट करके इसको इसके ऊष्मा में वृद्धि करते हैं तो ताप में वृद्धि हो जाती है। तो जब इसको हीट करते हैं मतलब उसमें ऊर्जा देते हैं, है ना, उसमें ऊर्जा देते हैं, तो जो द्रव के अणु होते हैं, ठीक है, द्रव के जो अणु रहते हैं वो इस ऊष्मीय ऊर्जा को क्या कर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। और जैसे आपको ऊर्जा दी जाती है तो आपकी पावर बढ़ जाएगी और फिर आप क्रियाशील हो जाएंगे ना, ठीक है। तो वैसे ही क्या होती है, जब इसको हीट करके ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो जो द्रव अणु होते हैं वो ऊष्मीय ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, जिससे द्रव अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और फिर वो गति करने लगते हैं, और गति करके इस द्रव के पृष्ठ को क्या कर देते हैं, द्रव के पृष्ठ को छोड़ के ऊपर चले जाते हैं, मतलब वाष्प में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब इसको हीट किए तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई और वो आसानी से क्या कर सकता है, द्रव के पृष्ठ को छोड़ के वाष्प में परिवर्तित हो सकता है। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर में वृद्धि करने पर, ताप में वृद्धि करने पर वाष्प दाब में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, क्लियर क्लियर। चलिए उसके बाद तीसरा है, तीसरा में आएगा विलेय की प्रकृति, ठीक है। तीसरा कारक क्या है, विलेय की प्रकृति, ठीक है। पहला में हमने मिलाया ताप, फिर विलेय की प्रकृति। अब देखिए यहाँ पे हमको देखना है कि विलेय की प्रकृति क्या होती है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है, इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि विलायक हमेशा वाष्पशील होता है, लेकिन विलेय वाष्पशील भी हो सकता है और अवाष्पशील भी हो सकता है। कहने का मतलब जिसका वाष्पीकरण होता है उसको वाष्पशील कहते हैं और जिसका वाष्पीकरण नहीं होता उसको अवाष्पशील कहते हैं। तो विलायक दोनों हो सकता है, लेकिन विलायक हमेशा वाष्पशील रहता है, क्लियर है। तो उसी को यहाँ पे बोलते हैं। अब देखो मान लो विलेय क्या
है अवाष्पशील है तो उसका तो वाष्प बनेगा ही नहीं, तो वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब विलेय क्या होता है, वाष्प अवाष्पशील रहता है तो क्या होती है, वाष्प बनने वाले अणुओं की संख्या कम हो जाती है ना। प्रति अणु वाष्प में बदलने के लिए संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। देखो कैसे, तो देखो यहाँ पे ठीक है, विलायक प्लस देखो ये विलेय बराबर विलयन। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका भी वाष्प बना, इसका भी वाष्प बना, इसका वाष्प कुछ अधिक रहेगा, इस पर अधिक वाष्प दाब लगेगा क्योंकि इसके भी अणु इस पे दाब लगाएंगे और इसके भी अणु इसमें दाब लगाएंगे, तो दोनों के अणु दाब लगा रहे हैं इसलिए अधिक वाष्प दाब लगेगा। ठीक है, लेकिन जब क्या है, ये विलायक हो गया और ये विलेय हो गया। ठीक है, अब देखो इसका वाष्पन हो रहा है और इसका वाष्पन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका वाष्पन देखो, इसको मैं सीधा सीधा बोल देती हूँ, ये हो गया हमारा वाष्पशील विलेय। ठीक है, तो जब क्या हो, विलायक तो हमेशा वाष्पशील रहता ही है, जब विलेय भी वाष्पशील हो तो दोनों का वाष्प बनता है, इसलिए यहाँ पर दोनों के वाष्प द्वारा विलयन पर जब दाब लगाया जाएगा तो अधिक होगा क्योंकि अणु अधिक है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा विलेय है वो क्या है, अवाष्पशील है, तो अवाष्पशील विलेय क्या हो जाता है, इसका वाष्प बना। ठीक है, इसके जो अणु है वो वाष्प में बदल गए, लेकिन अवाष्पशील विलेय है तो इसका अणु वाष्प में नहीं बदलेगा। तो अब देखो इसका जो वाष्प दाब है, यहाँ पे जो विलयन बना उसका जो वाष्प दाब है वो थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों से वाष्प दाब ठीक है, गैस अणु बन रहे थे, वाष्प बन रहे थे और यहाँ से केवल विलायक से, तो इसलिए बोलेंगे कि जब विलेय क्या होता है, वाष्पशील होता है तो विलयन में वाष्प दाब ठीक है अधिक वाष्प दाब लगाया जाता है, तो वाष्प दाब अधिक हो गया। लेकिन जब विलेय क्या होते हैं, अवाष्पशील होते हैं तो विलयन में प्रति अणु ठीक है, प्रति अणु वाष्प की प्रति अणु ठीक है क्या हो जाती है, कम हो जाती है, प्रति अणुओं की संख्या में कम हो जाती है। ठीक है, या कणों की विलयन के कणों की संख्या में या विलायक के कणों की संख्या में या वाष्प बनने वाले कणों की संख्या में कमी हो जाती है, जिससे वाष्प दाब में कमी आ जाती है। क्लियर? तो इस प्रकार से 3 कारक हो गए वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले। तो अच्छे से पढ़िए, नेक्स्ट में हम राउटर का नियम पढ़ेंगे। क्लियर है?